हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई एएसएल के साथ में बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सभी का आज की इस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, बहुत लंबे समय बाद मैं 9th 10th के बच्चों के साथ जुड़ रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही कम समय में बात करेंगे कि कैसे 100 आउट ऑफ 100 का रिजल्ट जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। आप बहुत ही आराम से इग्नोर कर सकते हैं मेरे सर की इस पट्टी को और मेरे हाथ के इस बेल्ट को। एक छोटी सी इंजरी है, आप लोगों की दुआओं से बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बट आज हमारा बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। बेटा, लगभग 1 महीने बाद में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वापस एक नए अंदाज में। देखो होता क्या है ना, वैसे सेशन अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाता है जनरली, बट अप्रैल के अंदर हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वहाँ केवल चीज़ों की स्टार्टिंग हो रही होती है। फिर मई और जून का जब समय आता है तो उस समय एक बड़ा ब्रेक लगता है। हालांकि एएसएल के ऊपर आपको पता है कि हम लोगों ने समर कैंप के अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की और वो ब्रेक ना लगे इसकी पूरी कोशिश करी। फिर भी बच्चों का एक माहौल बनी जाता है, नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे, वो एटीट्यूड रहता ही रहता है। और 9th 10th के बच्चे हो, बहुत छोटे बच्चे हो, तो एंजॉय करने का माहौल तो बन ही जाता है। अब जब जुलाई से आप स्कूल जा रहे हो तो एकदम फ्रेश स्टार्टिंग करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम चीज़ों की वापस से रीवायरिंग करें और चीज़ों को एक नए तरीके से पढ़ना शुरू करें। एएसएल आपकी कैसे मदद करेगा उसके बारे में बात करेंगे। 100 में से 100 लाने की अब स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, जुलाई में किन किन बातों का विशेष ध्यान रख के 100 में से 100 लाए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप आशीष सर को सुन रहे हैं, आप सभी का इस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 100 में से 100 लाने के लिए एक 10th क्लास के बच्चे को किन किन महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहली बात, बच्चों आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा सिलेबस है। एक्चुअल में बात ऐसी है ना कि जब मैं 11th क्लास के साथ में कंपेयर करता हूँ 10th क्लास के सिलेबस को, तो ये लेवल होता है 10th क्लास का और इससे एकदम टॉप ये लेवल हो जाता है 11th क्लास का। तो जो बच्चा 10th में है उसके पास तो इतना कम सिलेबस है कि वो कम से कम 3 से 4 रिवीजन कर सकता है, अपने साइंस का, अपने मैथ्स का, अपने इंग्लिश का, अपने हिंदी का और अपने एसएसटी का। तो रूल नंबर 1, हम खुशनसीब हैं, हमारा सिलेबस छोटा है। तो रूल नंबर 1 क्या है, हम हमारे हर सब्जेक्ट का 2 से 3 बार मिनिमम रिवीजन जरूर करेंगे। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये हथियार जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, ये बहुत काम के हैं। तो पहली चीज क्या है कि हमको हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटजी, हमको हमारी पढ़ाई की जो रूपरेखा है वो कुछ इस प्रकार बनानी है कि हमें कम से कम 3 से 4 बार, और 3 से 4 बार नहीं हो पा रहा है तो 2 से 3 बार तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना ही करना है। अब रिवीजन कैसे करेंगे वो सब आप एएसएल के साथ में धीरे धीरे सीख जाओगे। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, हमारे पास, जैसे मैं साइंस की बात करता हूँ, साइंस 3 हिस्सों में बटी हुई आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी। देखो जब आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो तो फिजिक्स को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रकाश वाला आपका चैप्टर है। मैं दिल से बताऊं आपको, प्रकाश वाला चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर आप हर एक प्रतिबिंब निर्माण को, व्हाइट बोर्ड अगर आपके घर पे है तो बढ़िया है, व्हाइट बोर्ड नहीं तो व्हाइट शीट आप लेकर के आए, प्रकार पेंसिल से प्रॉपर एक एक लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सारे के सारे प्रतिबिंब निर्माण जो है बना करके देखें। उसके बाद आपके पास लेंस सूत्र आएगा, दर्पण सूत्र आएगा, आप उसके फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मतलब यह है कि प्रकाश वाले चैप्टर को पढ़ते वक्त तो आपको इतना इंटरेस्ट आ जाना चाहिए कि एक एक इमेज जब तक आपकी खुद से नहीं बन जाए आपको इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। भाई साहब क्या ही बताएं, आंखों के बारे में सब कुछ जानने को मिलता है। उसके बाद हम ये सीखते हैं कि हमारी आंख कितना खूबसूरत कैमरा है। 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है हमारी आंख, उसके बारे में बहुत शानदार डायग्राम वायग्राम बना के आप पढ़ सकते हो। फिर आगे बढ़ोगे तो उसमें आप ये देखोगे कि नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के नेत्र दोष हैं, उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपको ये जानने को मिलता है कि प्रकाश से संबंधित कितनी सुंदर सुंदर घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। आकाश का रंग जो है वो शाम के समय लाल कैसे हो जाता है, सूर्य का जो है सूर्यास्त और सूर्योदय जो है उसमें विलंब या फिर जल्दी वो कैसे होता है, आकाश का रंग सामान्य तौर पे नीला क्यों होता है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो खोज होती है विद्युत की।
भैया विद्युत वाले चैप्टर को तो जब भी पढ़ने का मजा आता है ना, तब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि हम सर्किट बना बना के देखते हैं कि यार हमारे घरों में जो करंट दौड़ रही है, वो करंट जो है वो कैसे दौड़ रही है, सर्किट किस प्रकार से बन रहा है, ये हमें उस चैप्टर को देखने को मिलता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने को मिलते हैं। फिर आता है चुंबक। भाई चुंबक से तो बचपन में हम ऐसे खेलते थे, एन और एन आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं, एन और एस आपस में आकर्षण कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही देखा था बचपन में। बट अब तो इस चैप्टर में चुंबक के बारे में इतना कुछ पढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद में हमें एसी जनरेटर के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें मोटर के बारे में पढ़ाया जाता है। इतना इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में आपकी फिजिक्स खत्म होती है। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, अब आप नोट कर सकते हो, सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ते वक्त आपको सारे कंसेप्ट्स को बहुत सुंदर तरीके से लिखना होता है। उसके बाद में फॉर्मूलों के डेरिवेशन अगर आपके कोर्स में है तो एक एक डेरिवेशन को आपको बहुत शानदार तरीके से लिखना होता है, समझना होता है, फील करना होता है। लास्ट में फिर आपको फॉर्मूले को जब आप डेरिवेशन कर लेते हो ना, तो फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ यार सर ने बताया था ऐसे फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। उसके बाद समय आता है कि आप उस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को लगाते हो, और जब फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाने का समय आता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब हम बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते हैं, सुंदर सुंदर चित्र बनाते हैं एग्जाम में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस में, देख करके मजा आ जाता है कि यार हाँ हाँ क्या दिख रही है कॉपी। ऐसे मतलब आप जितने सुंदर, अब मैं अपने पॉइंट्स पे आ रहा हूँ, आप जितने सुंदर नोट्स बनाओगे ना बेटा, जितने सुंदर आपके नोट्स होंगे, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आपको साइंस पढ़ने में आने वाला है। इस बात को आप मान के रखें, पक्का पक्का इंटरेस्ट आएगा साइंस में आपको पढ़ने में। फिर आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। उनके अंदर आप रिएक्शंस करके देखो यार, आपकी योगज अभिक्रिया, आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, आपकी अपचयन अभिक्रिया, हर एक अभिक्रिया का आपका जो है एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। कितना इंटरेस्टिंग है नहीं। उसके बाद आगे करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण में आपको समझ में आता है कि हाँ हमारे आसपास 3 पदार्थ हैं, एक खट्टा है, एक कड़वा है और एक लवण। लवण इतने काम का है, कपड़े धोने के वॉशिंग सोडा से लेकर के खाना बनाने के बेकिंग सोडा तक, हाथ की हड्डियां टूट जाए तो प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस तक, ये सब कुछ जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। फिर पता चलता है कि यार धातु अधातु भी बहुत काम की है। आज हमारे आसपास जो कुछ भी बना है उसमें धातुओं का अधातुओं का बहुत ज्यादा रोल है। चैप्टर नंबर 3 में आप उनके बारे में पढ़ते हो। फिर चैप्टर नंबर 4 में इतना इंटरेस्टिंग कार्बन जो है उसके बारे में आपको जानने को मिलता है। और चैप्टर नंबर 5 में जितने भी तत्व इस दुनिया में है उन सबका आवर्त वर्गीकरण आप सुंदरता के साथ में पढ़ते हो। जब जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ एक्सपेरिमेंट के साथ केमिस्ट्री को पढ़ने का अपना ही मजा है। क्या मैं आपको एक प्रॉमिस कर दूं इस बीच में, क्या मैं एक प्रॉमिस कर दूं इस बीच में आप लोगों को? प्रॉमिस ये है कि अब आशीष सिंह लेक्चर्स का ये जो चैनल है, इस चैनल पे आपको साइंस जो है मैं भी पढ़ाऊंगा। जिज्ञासा मैम आपको साइंस पढ़ा रही है, मैंने कहा ना 10th का सिलेबस इतना अच्छा सिलेबस है कि उसको 2-3 बार रिवाइज किया जा सकता है। तो एक बार उस सिलेबस का रिवीजन, एक बार उस सिलेबस का जो लुत्फ है वो आप मेरे साथ भी उठाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको यह जो अनाउंसमेंट है अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है अगली कहानी जो है आपकी बायोलॉजी की। बायो भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है 10th की साइंस पढ़ाने में। मेरे 100 में से 100 अंक आए थे अपने समय पे जब मैंने एग्जाम दिया था, 100 आउट ऑफ 100 साइंस में। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, नब्ज से नब्ज पता है मुझे कि कैसे साइंस को हम एक एक नंबर कहाँ से ले सकते हैं, कैसे लिखें एग्जाम में, कैसे पढ़ें साइंस को कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एक भी नंबर नहीं कटे। इवन बायो की भी बात कर रहा हूँ भाई, जब बायो पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 10th में, आनंद आ जाता है। आनंद क्यों आता है बताऊं? क्योंकि बायोलॉजी को जब पढ़ते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ाया जाता है। हम जो खाते हैं वो पचता कैसे है, पाचन तंत्र। हम जो खाते हैं उससे हमारा शरीर से बाहर कैसे निकलता है, उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में सब कुछ घूमता कैसे है, जो भी हम खा रहे हैं हमारे शरीर में वो सब कुछ घूम रहा कैसे है, परिवहन तंत्र। इतनी शानदार शानदार चीजों के बारे में हमें जानने को मिलता है। ऊर्जा कैसे बन रही है, श्वसन तंत्र, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है। मानव शरीर को जानने से ज्यादा सुंदर चीज हो ही नहीं सकती कुछ। भाई आज अगर कोई बायो पढ़ा रहा है हमें और हमारे ही शरीर के बारे में बता रहा है, मैं सच बता रहा हूँ भाई साहब, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में हमें समझ में आता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। नियंत्रण एवं समन्वय नाम का चैप्टर पढ़ाया जाता है। कुछ चीजें तो यार ऐसी हैं जिनमें हमारे दिमाग को सोचना भी नहीं पड़ता, जैसे पलकों का झपकना हमारे हाथ में नहीं है। भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी आंखें पता नहीं कितनी बार झपक रही हैं, ये अपने आप होता है। इनको स्वतः प्रकम के नाम से जानते हैं, अपने आप ही चल रहे हैं, अपने आप ही होता जा रहा है। रिफ्लेक्स के बारे में आप पढ़ोगे, मानव मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा हिस्सा क्या काम आता है, इसके बारे में आप उस चैप्टर में पढ़ते हो। फिर आता है जनन। जनन वाला चैप्टर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें इतना कुछ जानने को मिलता है कि यार पौधों में जनन अलग तरह से होता है।
और जीवों में जनन अलग तरह से होता है। दोनों में आपको सब कुछ जानने को मिलता है, इतना इंटरेस्टिंग। फिर समझ में आता है, अगले चैप्टर में चलते हैं अपन, तो वहाँ हेरिडिटी। भैया बायो में ये जानने को मिलता है कि हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे ऐसे गुण है ना जो हमारे माँ बाप से मैच करते हैं। सीखेंगे कि हमारे माँ बाप से क्यों मैच करते हैं। तो हेरिडिटी और एवोल्यूशन ये आपको पढ़ने को मिलता है। मेंडल के बहुत सुंदर सुंदर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मैं सच बता रहा हूँ बच्चों, 10th की जो साइंस है ना वो मेरे दिल के इतनी करीब है, इतनी करीब है, इतनी करीब है कि मुझे बहुत मजा आता है अगर कोई 10th का साइंस मुझसे पढ़ना चाहे तो मैं आपके साथ ये वादा करने आया था। आपको मैंने पूरा ओवरव्यू दिया कि फिजिक्स कैसी है, आपकी केमिस्ट्री कैसी है, आपकी बायोलॉजी कैसी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैम आपका सिलेबस करा रही हैं, बीच बीच में जैसे जैसे भी समय मिलता जाएगा हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे आशीष सर के स्टाइल में, आशीष सर के अंदाज में। तो कैसा लगा आपको ये मेरा सरप्राइज़? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा। और प्यारे बच्चों, एक विशेष बात, देखो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस, उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि मैंने 2010 में साइंस में अपने समय में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए थे। और ऐसा केवल 10th में नहीं, मैं 8th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक जब तक साइंस रही, भाई उसके बाद में तो फिजिक्स अलग हो जाती है, केमिस्ट्री अलग हो जाती है, जब तक साइंस रही ना मैंने उसमें 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो अनुभव कि कैसे 100 आउट ऑफ 100 में लेकर के आया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। तो करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। आप लोगों का कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप साइंस को लेकर के, साइंस विद आशीष सर, इसको लेकर के कितने एक्साइटेड हैं। और आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा। आप अगर चाहोगे कि सर हमारी तरफ से हमें ऐसा लग रहा है कि हम सबसे ज़्यादा इस चैप्टर को लेकर के एक्साइटेड हैं, तो आप कमेंट करना कि किस चैप्टर से मुझे पढ़ाना शुरू करना चाहिए। आपके कमेंट्स के हिसाब से जज करेंगे, आपके कमेंट्स के हिसाब से डिसीजन लेंगे कि किस चैप्टर से मुझे जो है 10th की साइंस शुरू करनी चाहिए। आप कमेंट करना आपको कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है। ओके, ऐसे अब बातचीत होती रहेगी, मिलते रहेंगे। बाय बाय, जय हिंद।